हम देख रहे थे सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी इन्हें हम साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशंस भी कहते हैं। तो हम डायरेक्ट मेथड हम सब पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इटरेटिव मेथड, जिसमें जैकोबी मेथड, गॉस सीडल मेथड और रिलैक्सेशन मेथड ये हमारे सिलेबस में हैं। तो आज हम पहले देखेंगे जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड। ये दोनों लगभग एक टाइप के मेथड हैं, इनको एक साथ देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रिलैक्सेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जैकोबी मेथड की बात करें तो मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। ओके, अब इसमें क्या करते हैं, पहले इक्वेशन से आप पहले वेरिएबल को एलिमिनेट कर लीजिए, दूसरी इक्वेशन से दूसरे वेरिएबल को, ऐसी हर एक इक्वेशन से उसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल को, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि जैसे पहली से पहला कर लिया, दूसरे से दूसरा कर लिया, तीसरे से तीसरा और nth से nth वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। आपकी सुविधा के लिए अगर हम 3 वेरिएबल में बात करें, मान लीजिए कि इक्वेशन है वो x y z में है, तो 3 इक्वेशन आपको गिवन होंगी क्योंकि 3 वेरिएबल है। तो पहली से आप x को एलिमिनेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, d1 माइनस b1y c1z डिवाइडेड बाई 1/a। दूसरी इक्वेशन से आप y को एलिमिनेट कर लीजिए और तीसरी इक्वेशन से आप z की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपके फॉर्मूले बन गए इटरेशन के लिए। ओके, अब पहला इटरेशन जब आप निकालेंगे तो पहले इटरेशन का फॉर्मूला होगा, देखिए जैकोबी मेथड में क्या होता है, आप पहला जो इटरेशन या जीरोथ इटरेशन होता है जहाँ से आपको वैल्यू स्टार्ट करनी है। इटरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम कुछ इनिशियल वैल्यू कंसिडर करते हैं, हर स्टेप में उसको इम्प्रूव करते हैं थोड़ा, ठीक है। और जब तक कोई इम्प्रूवमेंट होता रहता है हम तब तक इम्प्रूवमेंट करते हैं, और जब भी हम देखते हैं कि आंसर आपके रिपीट होने लग गए, आंसर आपके सेम दिख रहे हैं, तो वही आपका फाइनल आंसर होता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो स्टार्टिंग या इनिशियल वैल्यू लेते हैं वो तीनों की क्या कंसिडर कर लेते हैं, 0 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब पहला इटरेशन आपको निकालना है, तो पहले इटरेशन में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहला इटरेशन हम ऐसे करके नोट करेंगे, इज इक्वल टू y की वैल्यू z0 है, z की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी। अब y का पहला इटरेशन निकालिए, इसमें फिर से x की वैल्यू 0 रखेंगे, z की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे नेक्स्ट उसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके z के पहले इटरेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड इटरेशन निकालूँ तो अपडेटेड वैल्यूज अब ये हो गई हैं, ठीक है, तीनों अपडेट हो गई हैं एक बार। अब हम सेकेंड इटरेशन निकालेंगे, तो सेकेंड इटरेशन के लिए क्या करेंगे, इसी में जैसे 1/a1 है, d1 है, माइनस का b1। अब y की कौन सी वैल्यू लगाएंगे, जो आपने अभी पिछले इटरेशन में निकाली है, y11 माइनस c1, z की भी पिछले इटरेशन वाली वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको सेकेंड इटरेशन ऑफ y निकालना है तो 1/b2 d2 माइनस यहाँ पे x यूज़ हुआ है, तो x की जगह आपका, क्योंकि सेकेंड इटरेशन निकाल रहे हैं तो आप फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू लगाएंगे, z फर्स्ट इटरेशन। इसी तरीके से यहाँ पे x y, यहाँ पे z यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1/b3 d3 माइनस a3 x फर्स्ट इटरेशन माइनस b3 y, और यहाँ पे भी फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप सेकेंड इटरेशन निकाल रहे हैं तो आप फर्स्ट इटरेशन वाली वैल्यू सारी यूज़ करेंगे, और अगर आप थर्ड इटरेशन निकालते हैं, मान लीजिए आपका अभी वैल्यू x1 y1 z1 आया, अगर इस इटरेशन में भी x की जो वैल्यू है वो इस वाली x वाली वैल्यू से मैच होनी चाहिए, y की फर्स्ट इटरेशन की वैल्यू और सेकेंड इटरेशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, z की भी इस इटरेशन की वैल्यू और इस इटरेशन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तब आप कहेंगे आपका आंसर आ गया, तब आप अपने इटरेशन को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको मान लीजिए आंसर नहीं आया, आपको थर्ड इटरेशन में आंसर निकालना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपको थर्ड इटरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी y के सेकेंड इटरेशन और z के सेकेंड इटरेशन में जो वैल्यूज़ आई हैं उनकी हेल्प से। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें क्या होता है, आप इकट्ठा तीनों की वैल्यू निकालते हैं, फिर अगली बार में तीनों बैच, पूरा बैच एक साथ चलता है, x y z की जीरोथ इटरेशन, फिर आपने फर्स्ट इटरेशन निकाली, इन तीनों की हेल्प से आपने सेकेंड इटरेशन निकाली, तो पूरा बैच आपका चलता है। तो इसमें इसे कहते हैं इस वजह से सिमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक साथ रखेंगे तो आप सारी वैल्यू ही रखेंगे, ठीक है। अगर आप सेकेंड इटरेशन में फर्स्ट इटरेशन की ही तीनों वैल्यू रख रहे हैं, ओके। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, अभी आप नेक्स्ट मेथड देखेंगे तो उसमें आप समझ जाएंगे। ओके, समझ गए आपको क्या करना है, अभी क्वेश्चन में ज़्यादा क्लियर होंगे। और अब जो इसका जो दूसरा मेथड है इटरेशन का, वो है आपका गॉस सीडल इटरेशन मेथड। गॉस सीडल मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसको कहते हैं हम सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। सक्सेसिव का मतलब इसमें क्या करते हैं, हम पहले एक बार तीनों मेथड हम निकाल लेते हैं। ओके, एक सेकेंड।
इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सारे मेथड में जैकोबी वाले में पहले हम तीनों वेरिएबल की वैल्यू या जितने भी वेरिएबल है सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम उनको लगाते हैं। फिर हमने तीनों की निकाली, फिर हमने लगानी शुरू करी। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें आपकी जो नई वैल्यू आ गई आप उससे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। हमेशा ये नहीं होगा कि पुरानी वैल्यू ही अप्लाई करेंगे। जैसे मैं इसमें देखूँ, इस वाले क्वेश्चन में पहला स्टेप तो सेम है, एक्स निकाला, वाई निकाल लिया, जेड निकाल लिया, ठीक है। अब आपको पता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे वाई की वैल्यू की ज़रूरत है और जेड की वैल्यू की ज़रूरत है। तो अभी तो आपके पास फर्स्ट इटरेशन ही चल रहा है, तो जीरोथ इटरेशन की वैल्यू क्या कंसिडर कर लेंगे, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू आप 0 कंसिडर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आपको पता है y की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दो टर्म्स चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए और z की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अभी आपने देखा z की कौन सी, अभी आपको 3 वैल्यू मिल चुकी हैं। अगर आप नोट करते हैं, एक जीरोथ इटरेशन चाहिए था आपको, तो इन दोनों की वैल्यू 0 थी, और अभी इन दोनों की हेल्प से आपने ये निकाला है, x का फर्स्ट इटरेशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए y की वैल्यू के लिए आपको x और z चाहिए, तो z की वैल्यू तो ये वाली है लेटेस्ट, और x की वैल्यू आप नई वाली लगाएंगे, ना कि पुरानी वाली। तो यहाँ पे x की आप अपडेटेड वैल्यू लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे जीरोथ इटरेशन ही यूज़ करेंगे। ओके, अब आपको यहाँ से y का पहला इटरेशन मिल गया। अब आपको z का पहला इटरेशन चाहिए, तो z के पहले इटरेशन में x और y की वैल्यू चाहिए। तब लेटेस्ट वैल्यू कौन सी आ गई, x की ये आई है, y की ये आई है, और तो आपको z की पहले इटरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। क्या डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, इसमें हम लेटेस्ट नहीं लगाते, इसमें हम पहले पिछले स्टेप में जो वैल्यू निकाली है तीनों की वही यूज़ करेंगे। थर्ड इटरेशन में सेकंड इटरेशन की ही सारी वैल्यू यूज़ करेंगे, ना कि x की आ गई तो फिर लगानी शुरू कर दी। इसमें क्या होता है, हम अपडेट करते रहते हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मेथड। आता जा रहा है वैल्यू और लगाते जा रहे हैं। इसी तरीके से जब आप सेकेंड इटरेशन स्टार्ट करेंगे, तो सेकेंड इटरेशन में देखिए x निकालने के लिए आप y और z चाहिए होता है, तो y की लेटेस्ट वैल्यू तो आपको यही वाली है। अब आपको जब y निकालना है तो उसमें x और z चाहिए होता है, तो z की तो पिछली वाली वैल्यू ही है, लेकिन x की अभी अभी आपको यहाँ से मिल गई है, ठीक है। तो आपने यही वाली लगा ली। इसी तरीके से z में भी आपको देखिए पिछले स्टेप में x भी मिल चुका है, y भी मिल चुका है, तो दोनों नई वैल्यू आपने लगा ली है, ठीक है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं हम सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट मैथड। अब इसमें इन दोनों में मेथड में एक चीज़ कॉमन है कि अगर आपने पहली इक्वेशन से अगर आप x को कॉमन कर रहे हैं, इसका मतलब होना चाहिए x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो बाकी सारी वैल्यूज़ के जो कोफिशिएंट हैं वो सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपने पहली इक्वेशन से a1 निकाला, तो a1 b1 से भी बड़ा होना चाहिए, c1 से भी बड़ा होना चाहिए और d1 से भी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन से अगर आपने y की वैल्यू निकालना है, तो y का कोफिशिएंट क्या है, b2, तो b2 जो है वो बाकी सारे वैल्यूज से बड़ा होना चाहिए। थर्ड में z की कोफिशिएंट c3 है, तो ये c3 जो होनी चाहिए वो बाकी सब कोफिशिएंट से बड़ी होनी चाहिए। इन केस पहली इक्वेशन में आपका y का कोफिशिएंट बड़ा था, दूसरी में x का बड़ा था, तो आप इन इक्वेशन को इंटरचेंज कर देंगे, इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ये भी कहते हैं कि सिग्मा aij डिवाइडेड बाई ai, और i और j आपके बराबर नहीं होने चाहिए, इसकी वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 1 आएगी, ठीक है। यानी कि खुद में नहीं डिवाइड करना, उसके अलावा अगर आप बाकी सब में a इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी आएगी, ठीक है। तो ये इनकी एक इस दोनों मेथड को कन्वर्स करने की, यानी कि ये गारंटी है कि आंसर आएगा ही आएगा इस मेथड में, उसकी गारंटी इस कंडीशन से दी जाती है, ठीक है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय इटरेशन मेथड। दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो हमारा काम क्या होता है, पहले से x निकालना, दूसरे से y निकालना, तीसरे से z निकालना। बट पहले वाले में जब आप देख रहे हैं तो हमने ये कहा था जिस इक्वेशन से आप x निकाल रहे हो उस क्वेश्चन का x का कोफिशिएंट बाकी के दोनों कोफिशिएंट से बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ का x का कोफिशिएंट कितना है 27, तो 6 से भी बड़ा है, z से भी बड़ा है, तो आप पहले इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से x निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा 85 माइनस 6y प्लस z और 1/27, ठीक है। सिमिलरली y का कोफिशिएंट देखिए, इसमें 15 जो है 6 से भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है,
54 इन दोनों से बड़ा है। तो इस तरीके से आपके ये दोनों निकल के आ गए। अब पहले हम जैकोबी मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो जैकोबी मेथड में क्या करते हैं, जब आप इसका फर्स्ट इटरेशन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर लेते हैं, इसमें y0 रखेंगे, z0 रखेंगे, तो x की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी 85/27 और मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल के पुट कर रही हूँ यहाँ पे। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.15। अब ये पहला इटरेशन आ गया। y का पहला इटरेशन में फिर से यहाँ पे x0 z0 लगाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 4.8 और z की पहली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे x0 y0, तो इसकी वैल्यू आएगी 2.04। अब सेकेंड इटरेशन करेंगे तो सेकेंड इटरेशन में आपकी x की वैल्यू आएगी, यहाँ पे y की वैल्यू ये लगाएंगे, z की वैल्यू ये यूज़ करेंगे, उसके बाद जो x का सेकेंड इटरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.16। इसी तरीके से y के सेकेंड इटरेशन में यहाँ पे x की वैल्यू लगाएंगे 3.15, z की वैल्यू लगाएंगे आपकी 2.04 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.27। इसी तरीके से z की वैल्यू अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो x की वैल्यू 3.15, y की वैल्यू 4.8 और ये वाली वैल्यू जो है वो सॉल्व करके आएगी 1.89। ओके, इसी तरीके से हम x3 निकालेंगे। थर्ड इटरेशन अगर आपको निकालना है तो उसमें अब x y और z की जगह ये वाली वैल्यूज़ लगाएंगे, x और z की जगह ये वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, मतलब इन फॉर्मूले में x y z की जगह अब ये वाली वैल्यू लगेंगी जब आप थर्ड इटरेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, जैकोबी वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो कि है आपका गॉस सीडल। गॉस सीडल में क्या होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम क्लियर कर देते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गॉस सीडल में बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है, जैसा कि हमने जो मेथड हमने डिस्क्राइब किया है उसमें हमने देखा है। गॉस सीडल में क्या करेंगे, x का पहला इटरेशन निकालना है, आप क्या पुट करेंगे, y और z 0 रख देंगे, यानी कि 85/27 जो कि आपका 3.15 के इक्वल है। अब y की वैल्यू के लिए आपको x चाहिए, z चाहिए। पिछले वाले में हमने दोनों ही 0 रख दिए थे, बट यहाँ पे आपको लेटेस्ट वैल्यू रखनी है, यानी कि x की जगह तो आप रखोगे 3.15, लेकिन z की जगह क्या रखोगे आप, 0। तो ये वाली वैल्यू रखने के बाद जो y की पहले इटरेशन की वैल्यू आ रही है वो आएगी आपके पास 3.54। इसी तरीके से z की वैल्यू निकालनी है तो z के लिए आपको x और y रखना है। तो जैकोबी में तो दोनों 0 रख दिए थे हमने, बट यहाँ पे क्या करना होगा, x की लेटेस्ट वैल्यू और y की लेटेस्ट वैल्यू रखेंगे, यानी कि 3.15 और 3.54 ये रखेंगे। तो आपको z की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.91। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पहला सेट। दूसरे सेट के लिए आप क्या करेंगे, अब आप y और z की जगह ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो आपको x का सेकेंड इटरेशन मिलेगा जिसकी वैल्यू आएगी आपकी 2.43। ऐसे आप y के सेकेंड इटरेशन में रखेंगे। अब देखिए y की वैल्यू के लिए, चूँकि ये सीडल मेथड है, सीडल में लेटेस्ट वैल्यू रखी जाती है, z की तो अभी यही वाली अवेलेबल है, लेकिन x की नई वैल्यू अवेलेबल हो चुकी है। यहाँ पे x रखेंगे 2.43 नया वाला और z आपका जो भी लेटेस्ट है 1.91। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो 3.57 आ जाएगी। ऐसे अगर आप z निकालेंगे तो z के लिए x और z लेटेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अगर यही जैकोबी मेथड होता तो उसमें आप ये दोनों यूज़ करते, लेकिन यहाँ पे आपको लेटेस्ट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे x और z की जगह ये वाली वैल्यू, सॉरी x और y की जगह ये यूज़ करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी 1.92। ठीक है, इसी तरीके से जब आप थर्ड इटरेशन का भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। थर्ड इटरेशन में आपको y और z लगाना है तो आप ये वाली वैल्यूज़ लगाएंगे। ठीक है, y और z की आप कौन सी वैल्यू लगाएंगे, ये वाली और ये वाली वैल्यू लगाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ पे ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, ये वाला x और z, तो x की कौन सी वैल्यू लगाएंगे, जो यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ रही है आपकी 2.426। ठीक है, अब जब आप y3 निकालना है तो y3 के लिए आपको x और z चाहिए, तो x तो आप ये वाला लगा देंगे, z आपको ये वाला लगाना होगा। ठीक है, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.572। इसी तरीके से Z3 में आपको x और y चाहिए, तो x और y लेटेस्ट आपको ये मिल चुके हैं, तो आप इनको लगा दीजिए, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.926। तब हुआ कि आपके जो भी ये क्वेश्चंस में थोड़ा सा ही डिफरेंस है दोनों में। बस आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि जो इसकी कन्वर्जेंस करने की कंडीशन है वो यही होती। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपस में इंटरचेंज होते, मान लीजिए ये 6x
प्लस 15y प्लस 2z इज इक्वल टू 72 होता, और यहाँ पे 27x प्लस 6y माइनस z इज इक्वल टू 85 होता। तब आप क्या करते हैं, देखिए पहले से आप x निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट बाकी दोनों कोफिशिएंट से छोटा है, तो यहाँ से आप x नहीं निकाल सकते। इसी तरीके से इससे आप y नहीं निकाल सकते, क्योंकि y का कोफिशिएंट 16 है, जो कि 27 और 1 से छोटा है, मतलब दोनों से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज करके इस तरीके से इनको रीअरेंज करेंगे, फिर आप यहाँ से एक्स वाई जेड का फॉर्मूला निकाल के फिर आप इसको अपडेट करेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो आपका ये जो मेथड बचा हुआ है इटरेशन का, कि रिलैक्सेशन मेथड